गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने जो है दुर्बल विद्युत अपघटन के बाद लास्ट में कॉलरस के नियम के अनुप्रयोग, उसके बाद एक नया टॉपिक चालू किया था, विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटनी सेल। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये जो विद्युत अपघटन है वो विद्युत अपघटन हम लोगों ने देखा था कि एक पात्र में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड रख कर उसमें विलयन भर के विद्युत का वहन जब करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन प्रक्रिया होकर एनोड पर आयन धातु जो है वो आयन में रूपांतर होता है और कैथोड पर जो है धातु आयन धातु में रूपांतर होते हैं। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके ऑक्सीडेशन होकर धातु का आयन में रूपांतर होता है और कैथोड पर धातु आयन इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके रिडक्शन करके धातु में रूपांतर होते हैं। इसका उपयोग हम लोग धातु का शुद्धिकरण करने में करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष। विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष। जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं तो विद्युत अपघटन का उपयोग हम लोग धातु का निर्माण करने में करते हैं। तो ये जो है इंडस्ट्रियल इसका इस्तेमाल हो गया है। तो ये धातु का अपघटन करने में अर्थात धातु को प्राप्त करने में हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो भी धातु की जो मात्रा मिलेगी वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है कि जो शुद्ध धातु हम लोगों को कैथोड पर मिलने वाली है वो धातु की मात्रा कितनी होगी वो हम लोगों को चेक करना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं, बहुत सारे कारक उसमें काम करते हैं और वो कौन से कारक हैं उनसे जो है कैसे जो है इसको समझा जा सकता है। उसके लिए माइकल फैराडे ने सबसे पहले ये विद्युत अपघटन की मात्रात्मक पक्षों का उन्होंने वर्णन किया था और फिर उन्होंने कुछ प्रयोग करके कुछ निर्णय प्राप्त किए थे और उसके बाद उन्होंने कुछ नियम दिए थे। तो अब हम लोग देख रहे हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। चलो, फैराडे ने जो नियम दिए हैं वो 2 नियम हैं, ठीक है। प्रथम नियम की बात करते हैं। प्रथम नियम ये था कि भाई विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात जब हम लोग पात्र में कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन लेते हैं और जब उसमें इलेक्ट्रोड को या विद्युत भार को रख कर विद्युत का वहन करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब रासायनिक विघटन की जो भी मात्रा है, मतलब कि जो भी हम लोगों ने विद्युत अपघटन लिया है उसमें जो भी विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है उसकी मात्रा जो है विघटन होने की मात्रा वो प्रवाहित किए गए विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। उसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा जितना अधिक मात्रा में हम लोग वहन करेंगे उसमें विद्युत अपघट्य का रासायनिक विघटन की मात्रा अधिक होगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे एक संबंध बना सकते हैं। संबंध कैसे बनेगा? विद्युत धारा की मात्रा proportional to विद्युत अपघट्य में जो हम लोगों ने पदार्थ मिश्र करके विलयन बनाया है ना, उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की बात हो रही है। विद्युत अपघट्य के रासायनिक विघटन की
मात्रा, मतलब दोनों क्या हुए, एक दूसरे के समानुपाती। अगर आप लोग विद्युत धारा अधिक मात्रा में वहन करोगे तो विद्युत अपघट्य का रासायनिक विघटन अधिक होगा, और अगर आप लोग विद्युत धारा की मात्रा कम प्रवाहित करोगे तो विद्युत अपघट्य के रासायनिक विघटन की मात्रा कम होगी। पहले सेमेस्टर की जो किताब आती थी उसमें इसका जो है पूरा वर्णन किया जाता था और सूत्र भी प्रस्तावित करते थे। अभी इस आप लोगों के इस सिलेबस में नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय नियम के लिए। चलो, द्वितीय नियम में ऐसा है कि भाई विभिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। उसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग प्रथम नियम की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही पात्र लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड को रखकर विद्युत धारा से जॉइंट कर एक ही जो है वो विद्युत अपघटनीय विलयन भरा जाता है। लेकिन द्वितीय नियम में क्या होता है कि ऐसे हम लोग एक से अधिक विद्युत अपघटन जो सेल हैं उनको हम लोग एक साथ जोड़ते हैं समांतर रूप से। तब जब हम लोग विद्युत की मात्रा जब प्रवाहित करते हैं तब उन तीनों पात्र में भरे हुए जो अलग अलग विद्युत अपघटनी विलयन हैं उनकी मात्रा रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जैसे कि अगर मानो कि हम लोग मानो कि एक पात्र लेते हैं, ठीक है, दूसरा पात्र लेते हैं और ये थर्ड। अब हम लोग इन सभी में अलग अलग जो है वो विद्युत ध्रुवी लेते हैं। फिर क्या करेंगे, हम लोग इनको ऐसे जोड़ेंगे और ये जो बड़ा सा है उसको हम लोग इस तरह से जॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जो भी हम लोग विद्युत अपघटनीय विलयन भर रहे हैं वो तीनों में अलग अलग हैं। इसमें ए है, इसमें बी है और इसमें सी है। जब विद्युत अपघटनीय पदार्थ अलग अलग हैं तो मानो कि यदि ये कैथोड हैं, ये तीनों, ठीक है ना, और ये एनोड हैं जिनको मैं चौरस बॉक्स से बता रहा हूँ, ये एनोड है। तो कैथोड पर जो भी विद्युत का कैथोड पर जो भी पदार्थ जमा होगा, जो कैथोड पर जो पदार्थ जमा होगा उसकी मात्रा, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा की मात्रा कैसे समानुपात में होते हैं। तो समानुपात इस तरह से है कि जो भी पदार्थ हम लोगों को प्राप्त होते हैं उन पदार्थों की तुल्यांक द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। तो ये जो पदार्थ की मात्रा है वो सही में पदार्थ की तुल्यांक मात्रा के समानुपाती होते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई विद्युत अपघटन से हम लोग एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, पदार्थ बना रहे हैं, धातु बना रहे हैं। हमने पढ़ा था कि भाई विद्युत अपघटन से हम लोग अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, एक ही विद्युत अपघटन कोश लिया था। यहाँ पर हम लोगों ने एक से ज़्यादा विद्युत अपघटन कोश लिए थे। तो जब एक से अधिक विद्युत अपघटन कोश लेते हैं और इस तरह से जब उनको समांतर रूप से जोड़ते हैं तब हम लोगों को पदार्थ की मात्रा कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो पदार्थ की मात्रा वो उनके तुल्यांक द्रव्यमान के बराबर मिलेगी। किसके समानुपाती होगा, वो विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होगा। आप लोग सोचो, मानो कि यहाँ पर आप लोग विद्युत धारा वहन कर रहे हो, वो तीनों में जाएगी, ठीक है ना, वो तीनों में जाएगी। तो यहाँ पर जो भी पदार्थ की मात्रा यहाँ पर कैथोड पर जमा होगी वो किसके समानुपाती होगी, तो उनके तुल्यांक द्रव्यमान के समानुपाती होती है, ठीक है। तो पदार्थ सीधा द्रव्यमान हम लोग नहीं ले सकते, उनका तुल्यांक द्रव्यमान लेना पड़ेगा। तुल्यांक द्रव्यमान के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं,
उनका जो भी परमाणुीय द्रव्यमान या जो भी आणवीय द्रव्यमान होगा, मतलब कि यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ धातु की बात करेंगे, तो धातु जो है वो शुद्ध अवस्था में है, इसलिए प्योर धातु जब होगा तो वो अणु स्वरूप में तो होगा नहीं, तो वो जो है वो परमाणु स्वरूप में लिया जाएगा। तो जब हम लोग लेते हैं तो तुल्यांक द्रव्यमान क्या होता है कि भाई उनका जो परमाणुीय द्रव्यमान है उसका वो इलेक्ट्रॉन कितने मुक्त करता है या इलेक्ट्रॉन कितने प्राप्त करता है, या तो H+ आयन की संख्या कितनी है, उससे हम लोग डिवाइडेशन करते हैं, तब हम लोगों को तुल्यांक द्रव्यमान मिलता है। ऐसा हम लोग चैप्टर 11 में सप्रमाणता में सीख चुके हैं, ठीक है ना। नॉर्मालिटी में हम लोग सीख चुके हैं कि भाई कैसे जो है हम लोग तुल्यांक द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। ओके, चलो, तो इससे जो है फेरेडे ने ये 2 नियम दिए थे कि आप लोगों को धातु की मात्रा कैथोड पर कितनी प्राप्त होगी, तो वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने सेल 1 लिया है या 1 से अधिक लिया है। दूसरा कि आपने विद्युत धारा की मात्रा कितनी पसार की है। अधिक मात्रा पसार करोगे तो विघटन अधिक होगा, धातु अधिक मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी धातु मिलेगा वो धातु की मात्रा वो उसके तुल्यांक द्रव्यमान के समानुपाती होगा, तो ध्यान रहे, ठीक है। चलो अब आगे। फेरेडे जब प्रयोग कर रहे थे उस समय काल की बात है कि उस वक्त स्थिर विद्युत धारा के स्रोत उनके पास उपलब्ध नहीं थे। वो एक सामान्य प्रचलित पद्धति यह थी कि एक कूलम्ब मापी का प्रयोग कर निक्षेपित या उपमुक्त धातु की मात्रा से विद्युत की मात्रा पता लगाई जाती थी। तो पहले क्या करते थे कि भाई धातु कितनी मात्रा में प्राप्त होता है वो धातु डिसाइड करता था, उसकी धातु की मात्रा डिसाइड करती थी कि उसकी विद्युत धारा की मात्रा कितनी होगी। मतलब कि हम लोगों को पहले फेरेडे को क्या करना पड़ता था कि पहले प्रयोग करते थे, फिर धातु प्राप्त करते थे, धातु की जो मात्रा होती थी उससे डिसाइड करते थे कि विद्युत धारा की मात्रा वहाँ पर कितनी इस्तेमाल हुई है, ठीक है। लेकिन ये तो पहले ज़माने की बात है, ठीक है। तो ये जो पद्धति है, ये पद्धति ठीक है, उस वक्त ये पद्धति जो थी वो कूलम्ब मापी पद्धति थी, ठीक है ना। उसको हम लोग कहते थे कूलम्ब मापी पद्धति। लेकिन आजकल ये कूलम्ब मापी जो पद्धति है वो अप्रचलित हो चुकी है। अब हमारे पास विद्युत धारा के स्रोत उपलब्ध हैं। ये जो विद्युत धारा की जो स्रोत हैं उनसे सीधा जो है हम लोग अलग अलग संबंध से उनका सूत्र तैयार करके जो है हम लोग पदार्थ की मात्रा और विद्युत की मात्रा कितनी होगी वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्थिर धारा का स्रोत अगर हमारे पास उपलब्ध है तो वो कैसे गिनती में लिया जा सकता है। तो उसके लिए सूत्र है, संबंधित सूत्र Q = I × T। Q क्या है, तो Q जो है वो कूलम्ब में लिया जाएगा, ठीक है। तो कूलम्ब में वो होगा, I एम्पियर में होगा और T जो है वह सेकंड में होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा की मात्रा हम लोग कूलम्ब से ज्ञात करेंगे और ये जो विद्युत धारा की मात्रा है वह प्रवाहित किए गई धारा एम्पियर में और उसके लिए लगने वाला समय t सेकंड के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो कोई भी वाहक तार में जो भी विद्युत धारा वहन हो रही है उसके लिए हम लोग I कहेंगे, एम्पियर कहेंगे, और कितने समय के लिए प्रवाहित की गई उसके लिए हम लोग t कहेंगे, समय कहेंगे, ठीक है, सेकंड में लिया जाएगा। और उनका जो भी गुणनफल होगा वो विद्युत की धारा की मात्रा बताएगा, ठीक है। चलो अब आगे मानो कि हम लोग यहाँ पर एक रासायनिक प्रक्रिया समझना चाहते हैं और उसके लिए
विद्युत की कितनी धारा जो है वो प्रवाहित करने की आवश्यकता या कितनी धारा वो प्रवाहित करेगा, वो हम लोगों को कैसे पता चलता है, उसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कोई भी रासायनिक प्रक्रिया ले सकते हैं, ऑक्सीडेशन ले सकते हैं या रिडक्शन ले सकते हैं। उसके लिए विद्युत की मात्रा हमेशा जो भी अभिक्रिया हो रही है उसकी स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करती है। कैसे? चलो अब हम लोग देखनी है कि भाई विद्युत की मात्रा वह इलेक्ट्रॉन पर होने वाली अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करता है। कैसे? चलो उदाहरण लेते हैं। एक रासायनिक प्रक्रिया ले रहा हूँ मैं, सिल्वर प्लस आयन स्वरूप में था, वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके सिल्वर धातु में रूपांतर हुआ। ये रासायनिक प्रक्रिया हो रही है कैथोड पर, ठीक है ना, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन प्रक्रिया होती है। साफ दिख रहा है ये +1 से 0 हुआ है और दूसरा कि इसने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है, अर्थात रिडक्शन प्रक्रिया से धातु प्राप्त हो रही है। तो इसके लिए हम लोग देखना चाहेंगे कि यहाँ पर विद्युत धारा कितनी होगी। चलो, ये जो सिल्वर आयन है उसका यहाँ पर जो भी रिडक्शन हो रहा है वो 1 मोल रिडक्शन हो रहा है। इसके आगे 1 मोल है, इसके आगे भी 1 मोल है, अर्थात जो रिडक्शन हो रहा है वो 1 मोल रिडक्शन हो रहा है। 1 मोल रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं? तो सिल्वर का 1 मोल रिडक्शन करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं क्या कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थी मित्रों कि जो हम लोग कोई भी वाहक तार जो लेते हैं उसमें जब विद्युत का वहन होता है तो विद्युत का वहन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। मानो कि जब इस वाहक तार में जब 1 इलेक्ट्रॉन का वहन हो रहा है तो सही में वो विद्युत की कितनी मात्रा ले जाता है? तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन का वहन करते हैं तो वह 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलम जितनी विद्युत की मात्रा को बहाकर ले जा रहा होता है। यहाँ पर हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया है? 1 मोल, ठीक है ना। तो जब 1 मोल की बात हो तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? तो 6.022 × 10⁻23 × 1.6021 × 10⁻⁻19 equals to 96,487 कूलम्ब पर मोल। अर्थात जब हम लोग कोई भी वाहक तार के अंदर या कहीं पर भी, चाहे वो विलयन हो, अगर वहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वहन होता है तब वह 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना कूलम्ब रखते हैं? तो 96,487 कूलम्ब को वो प्रवाहित करता है, ठीक है। और जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब इतने कूलम्ब का वहन करता है तो ये जो विद्युत की मात्रा हम लोगों को मिली है, इस विद्युत की मात्रा को हम लोग कहते हैं इस विद्युत की मात्रा को फैराडे कहते हैं। फैराडे को कैपिटल F से बताया जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग वाहक तार में 1 इलेक्ट्रॉन का वहन करेंगे तो वो इतनी विद्युत की मात्रा को ले जाएगा, लेकिन जब हम लोग उसी वाहक तार में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वहन करते हैं तब ये इतनी विद्युत की मात्रा को ले जाएगा। और हमारे पास इस उदाहरण के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, तब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए विद्युत की मात्रा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 96,487 कूलम, और इस मूल्य को हम लोग कहते हैं फैराडे। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों को अगर गणना में कहीं इस्तेमाल करना है तो गणना के लिए हमेशा 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम प्रति मोल मूल्य इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, समझ में आया। चलो इसके ऊपर से एक और उदाहरण हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये 1 फैरेड जो है वो विद्युत की मात्रा है कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब किसी में भी वहन हो रहे होते हैं तब वो विद्युत की कितनी मात्रा को प्रवाहित कर रहे हैं। तो 96,500 कूलम होगा तो 1 फैरेड होगा। अब समझो कि हम लोगों ने विलयन में मैग्नीशियम लिया है और 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके कैथोड पर मैग्नीशियम धातु बना रहा है। तो बताओ उसके लिए कितनी विद्युत की मात्रा आवश्यक होगी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना बन रहा है, तो मैग्नीशियम 1 मोल बन रहा है। उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फैरेडे हुआ, कितनी विद्युत की मात्रा हुई, तो 2 फैरेडे। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो तब 1 फैरेडे होता है। तो अब आप लोगों को याद करना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैरेडे विद्युत की मात्रा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो कितना फैरेडे वो विद्युत की मात्रा की आवश्यकता होगी, तो 2 फैरेडे के लिए। तो अगर एल्यूमिनियम हो तो एल्यूमिनियम के लिए कितनी विद्युत धारा चाहिए, तो 3 फैरेडे। तो विद्युत धारा कितनी चाहिए हम लोगों को, 3 फैरेडे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने मोल हैं, 3 मोल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए और मैग्नीशियम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। बोलो समझ में आया। तो हमेशा विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q = I × T। जब धातुओं का उत्पादन होता है तो धातुओं का उत्पादन तो हम लोग जो है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वर्क में ही देखते हैं। तो धातुओं का जो उत्पादन होता है तब लगभग 50,000 एम्पियर तक की उच्च धारा उन लोगों को चाहिए होती है। तो जब 50,000 एम्पियर हम लोग लेते हैं तो प्रति सेकंड उसका कूलम हो जाता है 0.518 जो फैरेडे है वो प्रति सेकंड विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप लोगों को जो है इसमें थोड़ा सा अभ्यास करना हो तो कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस लाकर, तो मूल्य बदल देंगे तो सवाल हल होते जाएंगे। तो उसी तरह से हम लोग एक उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण 3.10। चलो उदाहरण क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। चलो तो विलयन कौन सा लिया है, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। और हम लोगों को आगे बोला गया है कि 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I = 1.5 एम्पियर 10 मिनट तक प्रवाहित किया गया। तो ध्यान रहे जो भी विद्युत हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोड होंगे, विद्युत ध्रुव होंगे, वो कॉपर के ही होने वाले हैं और विलयन कॉपर सल्फेट ही लिया है। कैथोड पर जो है वो कॉपर जमा होने वाला है। को कैथोड पर कॉपर कितना जमा हो रहा है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो कॉपर कितना जमा हो रहा है उसका मतलब ये हुआ कि कॉपर का द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कॉपर का द्रव्यमान या तो ग्राम में आएगा या तो किलोग्राम में आएगा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे चलो कि भाई 10 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड हुए, तो 600 सेकंड, ठीक है। तो 600 सेकंड जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चलो इसके लिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कि पहले हम इसके लिए प्रक्रिया लिखते हैं कि भाई
कॉपर 2 प्लस एक्वियस 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके कॉपर धातु में रूपांतर हो रहा है, ठीक है ना। अब कॉपर कितने द्रव्यमान में मिलेगा वो यहाँ रासायनिक प्रक्रिया से हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर सिंपल ये रासायनिक प्रक्रिया हो रही है तब हम लोगों को यहाँ पे जो कॉपर मिल रहा है वो 1 मोल कॉपर है, ठीक है। तो 1 मोल कॉपर के लिए उसका द्रव्यमान होगा उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर 63 ग्राम। तो जब 1 मोल कॉपर हम लोगों को मिल रहा है तो उसका द्रव्यमान कितना है 63 ग्राम। उसके लिए हम लोगों ने कितना फैराडे इस्तेमाल किया, तो हम लोग लिख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे इस्तेमाल हुआ, अर्थात 2 गुणे 96,500 कूलम का जब हम लोगों ने इस्तेमाल किया तब हम लोगों को 63 ग्राम कॉपर मिलता है। तो स्पष्ट बात ये है कि 96,500 गुणा 2 कूलम्ब पर 63 ग्राम कॉपर मिलता है, अर्थात इतनी धारा वहन करेंगे, अर्थात विद्युत की मात्रा इतनी वहन करेंगे तो 63 ग्राम मिलेगा। लेकिन क्या हमारे विषय में ये जो सवाल दिया है, क्या हमारे विषय में कूलम्ब कितना है वो पहले ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि 2 गुणे 96,500 कूलम्ब पर 63 ग्राम कॉपर मिलता है। लेकिन इनके लिए तो विद्युत की मात्रा बदल जाएगी ना, तो इनके लिए विद्युत की मात्रा कूलम्ब में कैसे ज्ञात करेंगे। तो कूलम्ब में ज्ञात करने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा Q = I क्रॉस T। I कितना है 1.5, समय कितना 600, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 900। तो ये आप लोगों को मिला 900 कूलम, ठीक है। 900 कॉलम आप लोगों को मिल गया। तो अब 900 कूलम पर कॉपर कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे अब कि भाई 2 गुणे 96,500 कूलम्ब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 63 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। तो 900 ग्राम कूलम करने पर कितने ग्राम कॉपर प्राप्त होगा, तो 900 गुणे 63 बट्टे 2 गुणे 96,500 तो 900 कूलम 63 ग्राम बट्टे 2 गुणे 96,500 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल, ग्राम में आंसर आएगा। ग्राम में आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 0.2938 ग्राम। तो प्राप्त कॉपर की मात्रा ग्राम होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने इस सवाल को कैसे हल किया। तो हम लोगों को क्या प्राप्त करना था कि भी कॉपर का द्रव्यमान प्राप्त करना था। तो कॉपर का द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसकी रासायनिक प्रक्रिया लिखी। कॉपर हम लोगों को मिल रहा है 1 मोल, और 1 मोल कॉपर उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। उसका परमाणु द्रव्यमान 63, ठीक है। अब 63 ग्राम कॉपर प्राप्त होगा कब, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात 2 फैराडे हुआ, अर्थात कूलम्ब विद्युत धारा की मात्रा कितनी हुई, तो इतनी। तो इतनी विद्युत धारा के लिए 63 ग्राम प्राप्त होगा। तो इस सवाल के लिए कितना कूलम होगा, तो हम लोगों को कॉपर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले हम लोगों ने कूलम्ब ज्ञात किए, फिर हम लोगों ने विद्युत धारा की मात्रा लिखी कि इतनी विद्युत धारा की मात्रा होगी तो 63 ग्राम कॉपर मिलेगा, और इतनी विद्युत धारा की मात्रा होगी तो कितना ग्राम कॉपर मिलेगा। तो इस तरह से जो है वो इतने ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, ये 1 ग्राम भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक। तो आज के लिए ही इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।